हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। अब वो समय आ चुका है कि अब आपको चैप्टर को रिवाइज नहीं करना है, वो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। और अगर अभी तक भी आप में से किसी ने चैप्टर को रिवाइज नहीं किया तो स्पीडली रिवाइज कीजिए और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं। क्लास 10th की फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी में देखिए न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और रीजनिंग भी आती है, ठीक है। डेरिवेशन भी हालांकि वहां पर 3 पॉसिबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग भी कवर करनी है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से, ठीक है। तो अभी हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर वीडियोस की कुछ सीक्वेंस बना रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीक्वेंस को। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वोल्टेज। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना, स्पेशली वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूले थे वो सभी, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वर्क डन डिवाइड बाय करंट इनटू टाइम। करंट के लिए सिंबल क्या लेते हैं, आई, और टाइम के लिए टी। कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वर्क डन मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहे हैं ना कि क्या ये ऑप्शन पोटेंशियल के वोल्टेज के इक्वल है, या वर्क मल्टीप्लाई चार्ज ये वोल्टेज के इक्वल हो सकता है, या फिर वर्क अपॉन में करंट, वर्क मतलब वर्क डन, तो वर्क डन डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू में वोल्टेज, क्या ऐसा पॉसिबल है, या वर्क डन मल्टीप्लाई चार्ज मल्टीप्लाई टाइम, क्या ये फॉर्मूला रिलेट कर सकता है वोल्टेज से। चलिए इसका सही आंसर पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है जो वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। यहां पर वोल्टेज को साइड कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, V इज इक्वल टू P अपॉन आई। क्लियर। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज इज इक्वल टू P अपॉन आई या P डिवाइड बाय आई। P क्या है यहां पर, पावर, शक्ति, ठीक है, जिसकी ऐसा यूनिट वाट होती है, पता है आपको। तो अब V तो हमारे से पूछा जा रहा है कि भाई किसके इक्वल हो सकता है, P अपॉन आई के इक्वल होता है, ये हमने फॉर्मूले से समझ लिया, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो P अपॉन आई की फॉर्म में आ सकता है, चेक कीजिए। क्या ये आ सकता है, भाई पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। यहां पर चार्ज का भी चक्कर पड़ रहा है। अब इसमें वर्क अपॉन करंट दिया हुआ है, ठीक है, जबकि P बराबर क्या होता है, W अपॉन टी, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम भी नहीं है यहाँ पर, है ना, और करंट का भी दिया हुआ है यहाँ पर लिंक, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं बैठ पाएगा। बाकी आपका वर्क मल्टीप्लाई चार्ज मल्टीप्लाई टाइम, तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को देखते हैं तो वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर, है ना। तो वर्क अपॉन टाइम के प्लेस पर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, ठीक है। और आई नीचे बचा हुआ है ये इस तरीके से, इज इक्वल टू, आपको पता है P अपॉन आई क्या है, V। तो ये हमारा सही आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा, ऑप्शन जो दिए होंगे, या हो सकता है ऑप्शन ना दे, इस क्वेश्चन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जाए आपको। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूले की लिस्ट याद रखनी है। तो उस लिस्ट को अगर आप याद रखेंगे तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर बहुत आसानी से क्लियर हो गया है। लेकिन सोचिए अगर हमें फॉर्मूला याद ना आए बाई चांस कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट होता है, तो क्या फिर कोई ऐसा ऑप्शन है जो हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए फॉर्मूले फर्स्ट क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि हमें याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा नहीं है, 12 से 13 फॉर्मूले, वो आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं ताकि हम इसको यहां पर सॉल्व कर सकें। अब देखिए ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे करीब 4 पार्ट पूछे जा रहे हैं। एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये एमीटर सेकंड लगा हुआ है, ये एमीटर फर्स्ट लगा हुआ है,
बैटरी आपको दी हुई है 8 वोल्ट की, 4 ओम वैल्यू का एक रेजिस्टर लगा हुआ है और 8 ओम और फिर से 8 ओम, दो यहाँ पर रेजिस्टर लगे हुए हैं जो पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है और ये सीरीज पैटर्न में दिया हुआ है और दो आपके पास एमीटर है। एमीटर का काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि किसी सर्किट में कितना करंट आ रहा है। क्लियर? ठीक है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि आपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस की होगी, है ना, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो जब हम पैरेलल का डेरिवेशन करते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा वहां पर जो डायग्राम बनाया जाता है तो उसमें करंट को फ्रैक्शनेट कर देते हैं, I1 और I2। ठीक है, I1 और I2। तो पैरेलल वाले केस में क्या होता है? करंट बट जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट करंट का ऊपर जाता है, कुछ वैल्यू करंट की नीचे वाले सेक्शन से पास आउट होती है, आगे जाकर फिर से वो मर्ज हो जाता है। ठीक है, अब कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना फ्रैक्शनेट होगा करंट, वो डिपेंड करता है, रेजिस्टर सेम वैल्यू के हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। सिंपल सी बात, ये चीज तो आपको डेरिवेशन से ही क्लियर हो जाती है। लेकिन यहां पर मैंने इसलिए जिक्र किया ताकि आप समझ सकें कि जो करंट यहां पर चल रहा है, करंट की डायरेक्शन देखिए ये है। ठीक है, करंट इस तरीके से चल रहा है। क्यों भाई? आपको मालूम है करंट की इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, तो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे। और जब करंट यहां पर पहुंचेगा तो ये फ्रैक्शनेट हो जाएगा और फिर से करंट मर्ज हो जाएगा, है ना। तो यहां पर I1 I2 और फिर से I। ठीक है, तो यहां पर ये जो करंट है वो उतना ही होगा जितना यहां पर है। क्लियर? सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपका सीरीज पैटर्न है वहां पर तो करंट वही रहेगा, लेकिन जब करंट इस पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाता है तो वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान रखना है। अब चार पार्ट जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर, कौन से? 8 ओम और 8 ओम। सबसे पहले तो हम इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, या हो सकता है आपको टोटल रेजिस्टेंस ना लिखा मिले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाए, कोई पॉइंट वगैरह डालकर कि ए और बी से, है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, वैल्यू पुट करेंगे, R1 1/8 1/8। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई, वो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2/8, और या फिर हम इसको फाइनल यहां पर लिख देते हैं 1/4। ठीक है, जब आप फाइनली लिखेंगे ना इसको, अब देखिए होता क्या है, जब आप फाइनली इसको लिखेंगे तो ये 1/RP कितना है हमारे पास? 1/4, लेकिन हमें तो RP चाहिए ना, तो इसको पलट दिया जाएगा, RP इज इक्वल टू में 4 ओम। ये पैरेलल का कंक्लूजन आ गया है। ये जो दो रेजिस्टर आपको दिए हुए थे, है ना, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, ये दो अलग अलग शब्द हैं। रेजिस्टर एक डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें जो याद रखेंगे तो आपके टर्म 2 के एग्जाम में बहुत काम आएंगी। तो RP कितना है हमारे पास? 4 ओम। अब आपने A तो फाइंड कर लिया है, इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो A का हमारा आंसर आ चुका है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर 8 ओम और 8 ओम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब B पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो B में आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना? 4 ओम प्लस जो आपका RP कैलकुलेट किया था आपने अभी 4 ओम, कितना हो जाएगा टोटल? 8 ओम। ठीक है, सिंपल से है। तो 8 ओम आपका यहां पर आंसर आ जाता है B पॉइंट के लिए। C पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। ये जो एमीटर लगे हुए हैं ना, तो कितनी रीडिंग होगी, है ना। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ A1 A2।
तो A1 A2 की जो रीडिंग है वो सेम रहेगी, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगी। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर एक छोटी सी रीजनिंग पूछी जा रही है आपसे, क्योंकि करंट को अगर आप समझ चुके हैं तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे डी पार्ट ना पूछा जाए, सिर्फ पूरे क्वेश्चन को यहीं पर सी पॉइंट पर टर्मिनेट कर दें, तो भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं डी पॉइंट पर। डी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि करंट थ्रू द 4 ओम, ये जो 4 ओम रेजिस्टर लगा हुआ है ना, सीरीज में लग रहा है, वायर के बीच में लगा हुआ है ना, तो इससे कितना करंट जा रहा है। लेकिन इस रेजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, इसके लिए आपको इसका पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, है ना। तो अगर इसका पोटेंशियल आप मालूम कर लेते हैं, ठीक, तो उसके बाद फिर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि V पता चल जाएगा आपको, R दिया हुआ है, तो आप वहां पर I कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक सोचने वाली बात कि भाई इसका V कैसे पता चलेगा, है ना। तो उसके लिए आपको पता है कि जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना, पहले आप उसको, वैसे तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, है ना, पर सिंपल तरीका ये थोड़ा सा लंबा है, पर लेकिन सिंपल है। अगर आप इस रेजिस्टर से कितना करंट जा रहा है ये पता करना चाहते हैं, है ना, तो जो पूरे सर्किट का करंट है वही होता है ये। लेकिन इस चीज़ को आप डायरेक्टली अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम लगती है आपको, तो इसका बहुत आसान तरीका क्या है, पहले आप इस रेजिस्टर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। पोटेंशियल जब आ जाएगा फिर आप इस रेजिस्टर, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करके फिर करंट निकाल सकते हैं। पर वैसे मेरे हिसाब से तो जो शॉर्टकट तरीका वो यही है कि जो पूरे सर्किट का करंट है ना, जो पूरे सर्किट का करंट है वही इससे फ्लो करेगा और वही इसकी वैल्यू के लिए आता है, ठीक है। अब देखते हैं एक बार किस तरीके से। पहले पूरे सर्किट से कितना करंट जा रहा है उसको निकालते हैं। पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR, है ना। I अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाय R। अब V क्या है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपको, 8 वोल्ट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है जो आपने कैलकुलेट किया, भाई यहां पर हमने इसको कैलकुलेट किया था तो कितना आ गया था हमारे पास, 2/8, है ना। 2/8 को सॉल्व किया, 1/4, तो आपने चेंज किया उसको, 4 आ गया था, फिर सीरीज में हमें 4 दिया हुआ था उसको ऐड किया आपने, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया था, 8 ओम पूरे सर्किट का। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये पूरे सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट इस तरीके से, तो यहां पर कितना करंट है, 1 एम्पियर का करंट है, तो 1 एम्पियर का करंट इससे पास आउट हो रहा है। सिंपल तरीका ये है, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई जब हम इस रेजिस्टर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे तो इसका पोटेंशियल पहले निकालो, है ना, तो इसका पोटेंशियल पहले कैसे निकालेंगे, वो आप पूरे सर्किट का जो करंट है उसको यूज कर लीजिए, है ना। कितना, देखिए इसको V1 डाल देते हैं, I के प्लेस पर कितना, V इक्वल टू I और होता है ना फॉर्मूला, तो I के प्लेस पर 1 रखा मैंने और R के प्लेस पर कितना, 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना आ गया, 4। अगर आप अब निकालेंगे इसका I तो कितना आएगा, कितना देखिए, 4 डिवाइड बाय 4 मतलब 1 एम्पियर। तो कुल मिला के आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ रहा है इसका करंट, 1 एम्पियर, ठीक है। तो इजी सा है, थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है आपको। तो 4 पार्ट थे हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, पूरे सर्किट के लिए भी था, और 2 जो रेजिस्टर आपको दिए हुए हैं इसके रेस्पेक्ट में अलग से पूछा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद A1 A2 की रीडिंग को लेकर कंपेयर करवाया उसने, और फिर लास्ट में 4 ओम रेजिस्टर से कितना करंट जा रहा है ये पूछा। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ए वायर ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, कोई वायर है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 ओम एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो वायर का रेजिस्टेंस कितना है, लिख लेते हैं इसको, 3 ओम, ठीक है, और लेंथ दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ और रेजिस्टेंस ये आपको दिया हुआ है। अब आगे वो आपसे कह रहा है कि भाई कंडीशन दी हुई है एक तरह से, है ना, इज स्ट्रेच्ड, मतलब एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम। तो 3 ओम और 10 सेंटीमीटर लेंथ वाली वायर को आपने स्ट्रेच्ड किया, ठीक है, टू 30 सेंटीमीटर लेंथ। अब 10 सेंटीमीटर लेंथ की वायर को आपने स्ट्रेच करके 30 सेंटीमीटर बना दिया, मतलब 3 टाइम्स, ठीक है,
3 गुना कर दिया। क्लियर? एज्यूम दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो नई वायर का रेजिस्टेंस पूछा गया है आपसे। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है आपने वीडियो को ज़रूर देखा होगा। हमने एक काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिसिटी की, जो प्लेलिस्ट है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी की, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हमने रेजिस्टेंस को दुगना करना, ठीक है, कोई कंडीशन है, कोई नॉर्मल वायर है, उसको खींच कर दुगना कर देना, उसका डेरिवेशन किया हुआ है, और वायर को फोल्ड कर देना, ठीक है, उसका भी डेरिवेशन किया। हालांकि डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो अगर आप उस डेरिवेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, उसके फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर कर लिया है, आपने उसको समझ लिया है कि हर एक पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें दी हुई होती हैं, कैसे इसको दुगना करते हैं, 3 गुना करते हैं, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि ये कोई वायर है, कुछ भी जो भी लेंथ है, मान लेते हैं L, ठीक है। इसको जब आप खींच कर स्ट्रेच करते हैं ना, कब तक स्ट्रेच किया आपने? जब तक ये लेंथ दुगनी ना हो जाए, है ना। कोई वायर का पीस इसमें जोड़ा नहीं है आपने, इसी को स्ट्रेच करके डबल कर दिया है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये ओल्ड वायर है, ठीक है, और ये न्यू वायर है। तो ओल्ड वायर में लेंथ इतनी, एरिया सिंपल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, जब कोई नया पीस नहीं ऐड किया आपने, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा नई वायर का? A/2। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे 3 टाइम्स का जिक्र हो रहा है। तो अगर कोई वायर इतनी है, लेंथ ये है और एरिया ये, आपने इसको खींचकर 3 गुना कर दिया है, लगभग 3 गुना मान के चलिए आप इसको, है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो लेंथ कितनी हो जाएगी नई वायर की? जो लेंथ होगी 3L, ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा? A/3। बस यही वाली कॉन्सेप्ट आपको इसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है, क्लियर? तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया, ठीक। ओल्ड वायर के लिए, नई वायर के लिए कंडीशन के साथ, नई वायर नई कंडीशन, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? R' इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और लेंथ अपॉन में एरिया। लेकिन लेंथ के प्लेस पर क्या लेंगे आप? भाई 3L लेना पड़ेगा हमें। कितना लेना पड़ेगा? 3L, क्योंकि कंडीशन आपने चेंज कर ली है। पहले क्या था? L था, तो अब 3L हो गया है। एरिया कितना? A/3। इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 3 3 9 L/A। ये ओल्ड वायर के लिए और ये न्यू वायर के लिए, ठीक है, सिंपल सा है। क्लियर हो गया आपको? अब एक बात सोचिए, आपको नई वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द न्यू वायर रेजिस्टेंस, है ना। नया रेजिस्टेंस क्या होगा? न्यू वायर इसलिए बोल रहा है क्योंकि कंडीशन अप्लाई कर दी ना आपने। तो आप क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको। R' अपॉन में R। अब सोचिए R' वाला पूरा सेट ऊपर लिखना पड़ेगा और R के लिए जो फॉर्मूला है वो नीचे आएगा, तो सारी चीजें कट जाएंगी, बचेगा क्या? 9, ठीक है। इसको आप, ये डिवाइड बाय है ना, तो यहां से शिफ्ट होके कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका 3 टाइम्स वाले केस के लिए, है ना। क्लियर? तो नई वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? पुरानी वायर का जो भी रेजिस्टेंस उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो पुरानी वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 9 जा 27 ओम। ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना, ओम। तो वो चीज आ गई आपके पास, ठीक है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 4th क्वेश्चन में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम है, हालांकि इनकम्प्लीट है क्योंकि बैटरी कनेक्ट नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन को लिखने का टारगेट है ना, वो सिर्फ इतना कि आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना आ जाए, सीरीज पैरेलल में आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ज़्यादातर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो एक ही जगह है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं,
और वो पॉइंट क्या होता है कि हम जैसे फटाफट क्या करते हैं ना एग्जाम में, क्योंकि जल्दी बहुत होती है, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, स्पेशली जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, टर्म 2 में। तो 1/4 1/2 करेंगे हम, 1/RP लिखेंगे इज इक्वल टू में 1/2 प्लस 1/4, वो आगे पीछे लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों चीज़ें आ गई हैं। लेकिन फिर हमने पूरा सॉल्व किया उसको, फिर पलटना भूल जाते हैं। जो आंसर आता है ना वो आपका 1/RP होता है, लेकिन हमें 1/RP नहीं चाहिए, हमें RP चाहिए, तो उसको फ्लिप करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको वहां पर उसको पलटना होता है, और जो उसके बाद आंसर आता है वो फिर सीरीज वाले के साथ डायरेक्ट मर्ज होता है, ठीक है। तो चलिए इसी डाउट को क्लियर करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि ए और बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंपल नाम है, ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा है, ये टोटल रेजिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप इस पैरेलल को सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे हम, और उसके बाद फिर डायरेक्ट 2 में ऐड हो जाएगा, ये इसका प्रोसेस है। देखिए कैसे, 1/RP यहां पर हम इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2, बिल्कुल सिंपल तरीके से करें, कुछ ऐसे नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, है ना, पर लेकिन उसको तरीके से करते हैं क्योंकि मेथड समझ में आना जरूरी होता है। कितना आ जाएगा 1/4 1/2, ठीक है। तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम कैसे भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे एलसीएम का यूज कर रहा हूँ। 4 हमने ले लिया है, 4 1 जा 4 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 3/4, लेकिन ये 1/RP है, इसको हमें फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो RP1 कितना आया 4/3, इसको हमने पलट दिया है। अब इसके बाद एक दूसरा 1/RP2 इज इक्वल टू में कितना 1/5 प्लस 1/10, कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए आप या क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 ले लिया हमने एलसीएम के बेस पे, ठीक है। 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 आ गया, 10 1 जा 10 1 आ गया, कितना आ जाएगा 3/10, क्लियर। अब इसको यहीं पर फ्लिप मत करना, क्योंकि इसको तो हमने नहीं पलटा नहीं है इसको, लेकिन इसको आपने पलट दिया तो मिक्सिंग हो जाएगी इसे, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आप तरीके से RP2 इज इक्वल टू कितना 10/3, क्लियर। तो एक आपका ये आ चुका है ओम, और एक ये, इसको मार्क कर लेते हैं। क्योंकि दो हमें दिए हुए हैं ना कंडीशन, दो अलग अलग केस कि भाई एक पैरेलल का केस ही है और एक दूसरा केस ही है, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, सीरीज वाले को डायरेक्ट इसे ऐड कर देना है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों लिख लीजिए आप इसको, पहले 4/3 आया था, नेक्स्ट हमारा +2 है, फिर प्लस 10/3। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल मैथ्स शुरू हो गया, साइंस खत्म हो गई यहाँ पर। इसको 1 मान लीजिए अगर आपको डाउट होता है तो। 3 आ गया, यहाँ पर 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा, 1 3 3, तो 3 2 जा 6, 3 1 3 1 10 10, ठीक है। ऐड कर देना इसको आप, कितना आ जाएगा 10 और 10 20/3। अब नहीं पलटना है इसको, याद रखना वो हम पहले ही फ्लिप कर चुके हैं उसको, है ना, वर्टिकली। तो यहां पर हमारे पास ये जो आंसर आया है ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है इस पूरे सर्किट का, ए से लेकर बी तक के बीच में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने पे ऐसा लग रहा होगा ये तो कोई डिजाइन सा बना दिया है ना, डिजाइन नहीं है, देखिए ये एक डराने के लिए डिजाइन बना हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह के और भी काफी हाई लेवल के क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, ये क्लास 12th में दोबारा से आने वाला है आपके पास, ठीक है। 10th में भी दिया हुआ है एक कंट्रोल्ड दायरे में, है ना, लेकिन 12th में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। सेकेंड यूनिट आपको मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से है,
ठीक है। तो वहां पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चन में जो सर्किट डायग्राम होता है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई करने के बाद फिर वो डायग्राम बड़ा इजी लगता है। अब देखिए इसको मैं मॉडिफाई करता हूं, थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूं डायग्राम को। यहीं पर बना लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, ये वाला पार्ट ये आ गया है, 3 ओम इसकी वैल्यू है। ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये वाला पार्ट ये है। अब इस वाले पार्ट को बना लेते हैं यहां पर। ये ई पॉइंट है और ये डी पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आ चुके हैं। बीच में क्या है, ट्रायंगल बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ऐसे। क्लियर। अब इनके वैल्यू डाल देते हैं, 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो ये जो स्ट्रक्चर थी ना, इसको हमने एक सिंपल डायग्राम में चेंज कर लिया। अब सोचिए आप, वैसे तो ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है क्योंकि यहां पे सर्किट डायग्राम कंप्लीट नहीं है, बैटरी वगैरह थोड़ा ना लगी है। जब बैटरी नहीं है तो करंट कहां से आएगा, लेकिन फिर भी अगर बैटरी लगी होती तो करंट मान लीजिए इधर से आ रहा है ऐसे, तो ये दो पार्ट में बटेगा ना करंट। तो करंट का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा और करंट का कुछ हिस्सा इधर की तरफ जाएगा, मतलब करंट फ्रैक्शनेट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आने के बाद करंट का सिंबल क्या होता है, आई। आई सिंबल से करंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमारा ये वाला हो गया, एक ट्रैक, एक रास्ता, और एक रास्ता हमारे पास ये वाला हो गया। तो करंट ऐसे आ रहा था और फिर ऐसे बट गया है, दो हिस्सों में बट गया है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, फिजिक्स के हिसाब से पैरेलल फॉर्म हो गई ना। तो सिंपल सी बात, ये और ये पैरेलल फॉर्म है और ये बाकी सब क्या है, सीरीज। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे ना। पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे हम। 1/RP इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन R2 चलिए इसको मान लेते हैं, R1 क्या है, ये पूरा ट्रैक, और ये तो सीक्वेंस में है ना, ये 3 और ये 3, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 सीरीज वालों को डायरेक्ट जोड़ते हैं। ये दोनों आपस में सीरीज है, पर इनका जो आंसर है वो इसके लिए पैरेलल में है। ठीक है, तो कितना हो गया, 6। तो 1/6 डिवाइड बाय, यहां पर कितना लिखना है हमें, 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के दो तरीके हैं, सिंपल दो तरीके। कैसे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे या फिर क्या करेंगे, एलसीएम। कैसे भी कर सकते हैं आप, आंसर सेम ही आएगा। 6 हमने एलसीएम लिया, यहां पर 1, यहां पर कितना आ जाएगा, 3 2 = 6, 2 1 2। क्लियर, तो ये आपका आ गया 3/6। सॉल्व करेंगे तो 1/2, लेकिन अब हमें इसे फ्लिप करना पड़ेगा वर्टिकली। ये जो आंसर आया है ना, ये इस वाले सेक्शन का आंसर है फ्लिप करने के बाद। ठीक है, मैंने इसको पलट दिया है, चेंज कर दिया है, क्योंकि हमें 1/RP नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, RP चाहिए। अब हमारे से पूछा जा रहा है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस बताओ, मतलब A से लेकर E तक जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं सबका टोटल बताओ आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल। इस पूरे का जो भी आंसर था कितना था, 2। ठीक है, इससे पहले कितना लिखा है, 3, और आगे यहां पर भी 3 है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू। तो इसको आप यहां पर ऐसे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 + 2 8। तो 8 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। ठीक है, तो ये था टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको मेथड सेम रखना है, बस थोड़ा सा सोचना है कि भाई जैसे करंट आ रहा है, मान लीजिए हमने इसको चेंज करके नहीं भी बनाया, तो आप आराम से सोच सकते हैं कि करंट आ रहा है इस तरीके से, और भाई दो हिस्सों में बट गया, एक ऊपर चला गया पार्ट ऐसे घूम के, और एक यहां पर आ गया, और आगे आने के बाद तो दोनों मिल ही जाएंगे ना। क्लियर, तो ये वाला हिस्सा, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट
और ये वाला पार्ट। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बस यही पहचानना है। आप इसको मॉडिफाई करके अलग से बना लेना या फिर डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को लेकर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी सीक्वेंस है, वीडियोस की जो सीक्वेंस है, उसमें फर्स्ट पार्ट था ये आज की वीडियो का, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा। अलग अलग मेथड हमने समझे कि भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें रीजनिंग भी है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो आपके टर्म 2 के एग्जाम में काफी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग के साथ।